हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे हमारे टॉपिक रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं। आज का जो टॉपिक का नाम रहेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बिफोर स्टार्टिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारे को कुछ ड्रॉबैक समझने हैं वीबीटी के। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा आज का फर्स्ट टॉपिक विल बी ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी। ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी के क्या क्या ड्रॉबैक्स है वो पहले समझ लेते हैं, क्योंकि इसके जो ड्रॉबैक्स है ऑब्वियसली वो सीईएफटी में कवर होने वाले हैं। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वीबीटी का वो ये, द फर्स्ट बेसिक ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी इज, आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जनरली दे आर कलर्ड इन नेचर, बट वीबीटी में कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिया गया नहीं है। तो हम ऐसा बोलेंगे, सबसे पहला ड्रॉबैक, वीबीटी फेल्स टू एक्सप्लेन कलर फॉर्मेशन और कलर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे हम, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे बेसिक चीज़ जो है वो समझने लायक वो ऐसी, वीबीटी फेल्स टू एक्सप्लेन कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये सबसे पहला ड्रॉबैक है वीबीटी का। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आपका कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कभी कभी इनर कॉम्प्लेक्स बन रहा, कभी आउटर कॉम्प्लेक्स बन रहा, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप ऐसा बोल सकते हैं आपका कंपाउंड कभी स्क्वायर प्लेनर है और कभी टेट्राहेड्रल है। हमने लिगैंड के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, यानी लिगैंड मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसके लिए पेयरिंग होंगी, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है इसके लिए पेयरिंग नहीं होंगी, बट वीबीटी में उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो वीबीटी का एक सबसे बड़ा फेलियर ये है, वीबीटी fails to explain why compounds having coordination number 4 form square planar or tetrahedral complexes। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ऐसा, वीबीटी फेल्स टू एक्सप्लेन कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सेकेंड जो फेलियर है, वीबीटी फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फॉर्म स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मतलब इनके स्ट्रक्चर कभी कभी स्क्वायर प्लेनर बन रहे, कभी टेट्राहेड्रल बन रहे। तो एग्जैक्ट इसका जो स्ट्रक्चर है, तो ये स्क्वायर प्लेनर ही क्यों बन रहा, टेट्राहेड्रल ही क्यों बन रहा, ये चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये चीज़ का एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं बता पाता है वीबीटी, क्योंकि उसमें टाइप ऑफ लिगैंड्स जो है उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम ऐसा बोलेंगे, वीबीटी फेल्स टू क्लासीफाई लिगैंड्स इनटू स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड। आपका वीबीटी जो थ्योरी है उसमें लिगैंड के बारे में डिस्कशन नहीं है कि आपका लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड आपके लिगैंड्स होते हैं, ये चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया नहीं है किसमें, वीबीटी में। वीबीटी फेल्स टू एक्सप्लेन कलर, इसको हम स्पेक्ट्रल एनालिसिस भी बोल सकते हैं। फिर हम बोलेंगे वीबीटी फेल्स टू एक्सप्लेन why some coordination compounds are square planar and why some are tetrahedral. VBT also fails to explain or classify ligand as strong field and weak field. Ligands की फील्ड के बारे में VBT में कोई पॉइंट नहीं है। हम ये भी बोलेंगे कि VBT के इसमें ये पॉइंट नहीं एक्सप्लेन किया हुआ है कि when a coordination compound will be inner and outer complex. इनर मतलब जब अंदर के डी ऑर्बिटल यूज होंगे, जब बाहर के डी ऑर्बिटल यूज होते तो उसको हम आउटर डी ऑर्बिटल बोलते। अब इनर और आउटर किस पे डिपेंड करता है, अगेन ऑन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगैंड। तो कब ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स का होगा, कब पेयरिंग होगी, कब नहीं होगी, ये चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो वीबीटी फेल्स टू एक्सप्लेन inner and outer complexes, inner and
आउटर कॉम्प्लेक्सेस, इनर और आउटर कॉम्प्लेक्सेस जो है ये क्यों फॉर्म होते हैं, ये चीज़ के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया गया नहीं है। लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये चीज़ के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन वीबीटी में नहीं दिया गया है। ये जो वीबीटी है वैलेंसी बैंड थ्योरी, ये बहुत सारे अजम्पशंस पे चलती है। एक्चुअल में इतने सारे अजम्पशंस जो इन्होंने किए वो पॉसिबल एक्चुअल में नहीं है। आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये थर्मोडायनामिकली या काइनेटिकली स्टेबल है या नहीं, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में भी कोई पॉइंट वीबीटी में नहीं दिया गया। तो वीबीटी फेल्स टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टेबिलिटी में हम ऐसा बोलेंगे इट फेल्ड टू एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एज वेल एज काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक, थर्मोडायनामिक और काइनेटिक ये दोनों टाइप की स्टेबिलिटी किसने एक्सप्लेन नहीं किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वीबीटी ने। वीबीटी ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे कि लिगेंड्स के टाइप, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, कब इनर कॉम्प्लेक्स बन रहा, कब आउटर कॉम्प्लेक्स बन रहा, कब लो स्पिन कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा। लो स्पिन मतलब जिसमें पेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, हाई स्पिन मतलब जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। फिर उसके बाद में कभी कभी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा, कभी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा। तो एग्जैक्ट बिहेवियर हाइब्रिडाइजेशन का, कब अंदर का डी ऑर्बिटल यूज़ होगा, कब बाहर का डी ऑर्बिटल यूज़ होगा, ये चीज़ का एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर बनते हैं, बट कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑल्सो नॉट गिवन बाय वीबीटी। वीबीटी में बहुत सारी चीज़ें बताई गई नहीं है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड का जो पॉइंट है ध्यान से सुनना है और समझना है। अब बहुत सारे ड्रॉबैक्स जो है ओवरकम करने के लिए जो नई थ्योरी दी गई थी दैट वाज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके रिलेटेड के जो बेसिक पॉइंट्स है वो हम समझेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम लिख लो आप, CFT, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझने के लिए पहले मैं आपको एक जनरल सा पॉइंट बता देता। इसके बेसिक समझने से पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सबसे पहले डी ऑर्बिटल के टाइप कितने होते हैं, उनके नाम क्या रहते और इनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। डी ऑर्बिटल का बेसिक आपको समझना बहुत ज़रूरी है। डी ऑर्बिटल्स, अब डी ऑर्बिटल्स में हम ऐसा बोलेंगे देर आर 5 टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड ईच एंड एवरी डी ऑर्बिटल इज डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब होता है जिनकी एनर्जी लेवल सेम हो। द ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे डायग्राम्स हमारे डी ऑर्बिटल के। अब सपोज आपके पास में डी ऑर्बिटल है, दिस इज dx² y²। ये जो डी ऑर्बिटल है इसको हम dx² y² बोलेंगे, इट इज x² y², ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग डी ऑर्बिटल के लोब्स ओरिएंटेड है। और एक टाइप का जो हमारा ऑर्बिटल है दैट इज dz²। तो ये dz² ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसमें एक सर्कुलर लोब रहेगा प्रेजेंट सेंटर में। इसको हम बेबी सुदर ऑर्बिटल भी बोलेंगे, डोनट शेप रहेगा इसमें, dz²। फिर नेक्स्ट और जो टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे वो रहेंगे dxy, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल के लोब प्रेजेंट है, इसका नाम dxy है। सिमिलरली और एक डी ऑर्बिटल ऐसे ही टाइप का रहेगा, एक्सिस बदल जाएगी सिर्फ, दिस इज y एंड दिस इज z, dyz एक्सिस। फिर उसके बाद में ये जो ऑर्बिटल है इसमें हम ऐसे बोलेंगे दिस इज d, दिस इज x और ये हो जाएगा z, xz। तो अलग अलग टाइप पे dxy, dyz, dxz ऐसे टाइप के ऑर्बिटल्स है। dx² y² dz², टोटल 5 टाइप के डी ऑर्बिटल होते हैं। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट? इन ऑल 5 टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। dxy, इसका नाम है dyz, yz और dxz, ठीक है। ऐसे टोटल 3 और 2 पूरे मिला के 5 टाइप के डी ऑर्बिटल है।
अब ये जो d ऑर्बिटल है उनका एक बेस समझो। आपके पास में जो d ऑर्बिटल है ना, इसके लोब्स देखो, लोब्स, इसके जो लोब्स है these आर डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस। डी जेड स्क्वायर का भी लोब अगर आप देखेंगे, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस। द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स in which lobes are directed along the axis, lobes are directed along the axis are called as axial orbital। इनको हम axial orbitals बोलेंगे, ठीक है। they are called as axial orbitals। important point ध्यान रखना है। when the lobes are directed along the axis, then orbitals are called as axial orbitals। अब ये वाले orbitals देखो, ये जो orbital है इनकी लोकेशन एक्सिस के बीच में है। दैट मीन्स दे आर डायरेक्टेड इन बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस मतलब दे आर डायरेक्टेड इन द प्लेन। हेंस ये टाइप के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनको हम प्लेनार ऑर्बिटल्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड प्लेनार ऑर्बिटल्स। दो टाइप के ऑर्बिटल्स रहेंगे डी ऑर्बिटल में। सबके सब ऑर्बिटल जो है इनकी सबकी एनर्जी सेम है, इनकी एनर्जी सेम है, इसके लिए इनको डी जनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है। हम ऐसा बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ठीक है, ये जो टाइप के ऑर्बिटल है इनको हम दो टाइप में क्लासीफाई करेंगे, एक्सियल ऑर्बिटल्स, प्लेनर ऑर्बिटल्स। एक्सियल और प्लेनर ये दो टाइप के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो कितने टाइप के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहेंगे? दो। पहला एक्सियल और दूसरा जो रहेगा दैट इज प्लेनर ऑर्बिटल। ठीक है। when the orbitals are directed in between the axis, then orbitals are called planar orbitals। फिर जब आपके जो orbitals है, when orbitals are directed along the axis, तो उसको हम axial orbitals बोलते हैं। What are axial orbitals? Axial orbitals are those in which orbitals are directed along the axis। फिर उसके बाद में ऑर्बिटल्स आर दोज विच आर ऑर्बिटल्स दोज इन विच लोब्स आर डायरेक्टेड इन बिटवीन द एक्सिस, दे आर रेफर्ड एज प्लेनर ऑर्बिटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, ये पहले डी ऑर्बिटल के टाइप आपको समझ में आ गए तो आपको आगे थ्योरी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सबसे पहले हम इसके पोस्टुलेट्स देख लेंगे या उसके प्रिंसिपल्स देख लेंगे जिसके बेसिस पे CFT दी गई है। व्हाट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ CFT एंड हाउ कैन यू अप्लाई CFT फॉर, CFT को हम कैसे अप्लाई कर सकते फॉर स्टडिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4। दो ही टाइप के कंपाउंड्स पे हमारे को फोकस करना है, वन हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड अनदर हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सबसे पहले व्हाट आर मेन फीचर्स या फिर सेलेंट फीचर्स ऑफ CFT। CFT के सबसे पहले सेलेंट फीचर्स क्या क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो बेस है हमारे CFT का, सबसे पहला जो बेस है या सबसे पहला जो फीचर है हमारे CFT का वो ऐसा कि आपका जो सेंट्रल मेटल है इट प्रोवाइड्स d ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के लिए d ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल प्रोवाइड करता है। तो हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल प्रोवाइड्स d ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। ये सबसे पहला पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। सेकेंड पॉइंट हम ये कंसिडर करने वाले कि आपके जो लिगेंड्स है, ठीक है, लिगेंड्स हम न्यूट्रल या तो फिर नेगेटिवली चार्ज कंसिडर करेंगे। लिगेंड्स आर नेगेटिवली चार्ज और मे बी न्यूट्रल है तो इसमें ऑब्वियसली डाइपोल प्रेजेंट रहेगा इन लिगेंड्स। तो हम ऐसे बोलेंगे लिगेंड्स आर considered as negative ions or neutral molecules having dipole moment
हैविंग डायपोल मोमेंट। सबसे पहला जो पॉइंट है ध्यान से सुनना है। पहला पॉइंट क्या है कि आपका जो सेंट्रल मेटल है ये क्या प्रोवाइड करता है, डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। और सेंट्रल मेटल जो रहेगा Cm इज सपोज टू बी पॉजिटिवली चार्ज। ये एक बेसिक पॉइंट ध्यान रखो। Cm यानी सेंट्रल मेटल डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है बॉन्डिंग के लिए। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल मेटल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। हमारा सेकेंड जो पॉइंट है वो ऐसा, लिगेंड्स आर कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग डायपोल मोमेंट। थर्ड जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट ऐसा कि आपका जो लिगेंड है वो पॉइंट चार्ज कंसिडर किया गया है और ऐसा माना जाता कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में आयोनिक बॉन्ड तैयार होता है। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक। अभी तक हम कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर कर रहे थे। CFT का मानना ये है कि दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। ऐसा माना जा रहा, अकॉर्डिंग टू CFT द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल मेटल एंड negatively charged ligand is purely ionic। इसमें आयोनिक बॉन्ड बनता है। ये जो थ्योरी ने पूरे चैप्टर का पॉइंट ही बदल दिया। अभी तक हम मान रहे थे कि कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है सेंट्रल मेटल और लिगैंड में। ये थ्योरी का मानना ये है कि इसमें जो बॉन्ड बनेगा सेंट्रल मेटल में और लिगैंड में वो आयोनिक बॉन्ड बनने वाला है। मतलब सेंट्रल मेटल एंड लिगैंड विल हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देम। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब ऐसा बोला जा रहा कि जब भी आपका नेगेटिवली चार्ज लिगैंड है, जिसको हम पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे, लिगैंड्स आर कंसिडर्ड टू बी पॉइंट चार्जेस व्हेन लिगैंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल, then splitting of d orbitals occur and degeneracy of d orbital is lost। फोर्थ पॉइंट ऐसा बोला जा रहा CFT में। CFT के हिसाब से when ligand approaches central metal, degeneracy of d orbital is lost and d orbitals split into two energy levels, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। सबसे पहला सेलेंट फीचर CFT का क्या है कि सेंट्रल मेटल डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है बॉन्डिंग के लिए और आपका सेंट्रल मेटल पॉजिटिवली चार्ज है। सेकेंड पॉइंट, इसमें से माना जा रहा लिगैंड्स आर कंसिडर्ड टू बी पॉइंट चार्जेस और नेगेटिवली चार्ज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच हैव डायपोल मोमेंट। फिर उसके बाद CFT, according to CFT, the bond formed between positively charged and central metal and negatively charged ion is purely ionic। Fourth point, when ligand approaches central metal, degeneracy of orbital is lost and d orbital splits into two energy level। आपके दो एनर्जी लेवल नए तैयार होने वाले हैं। अब ये जो एनर्जी है जिससे आपके डी ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे उसको हम CFSE बोलेंगे, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब उसके बाद का जो पॉइंट है वो ध्यान से देखो। द एनर्जी इन विच द डी ऑर्बिटल स्प्लिट्स इज कॉल्ड एज द एनर्जी विथ विच डी ऑर्बिटल स्प्लिट भी बोल सकते हैं उसको। फिफ्थ पॉइंट, द एनर्जी विथ विच d orbitals split is called as CFSE, that is crystal field
splitting energy, crystal field splitting energy। क्वेश्चन पूछा जाएगा what is called as crystal field splitting energy? The energy with which the orbitals split, d ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्प्लिट होना चालू हो जाते हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन आगे बताने वाला हूँ मैं, एक्चुअल हम एग्जांपल्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पार्ट क्लियर होगा। ये पार्ट कम से कम 2 वीडियो में चलेगा, तो आपको ध्यान से सुनना समझना, एक एक पॉइंट नोट करके रखना है। द एनर्जी विथ विच डी ऑर्बिटल स्प्लिट इज कॉल्ड एज CFSE, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। अब उसके आगे का जो पॉइंट है वो ध्यान रखो। उसके आगे का पॉइंट ये है, आपका अगर सपोज दिस इज द लोकेशन ऑफ लिगैंड और ये अगर ऑर्बिटल है, जब आपके लिगैंड और ऑर्बिटल आमने सामने आते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के हिसाब से, अगर आपका लिगैंड अप्रोच करता है ऑर्बिटल के सामने, इफ लिगैंड अप्रोचेस द ऑर्बिटल, या दोनों की डायरेक्शन सेम अगर होती है, तो आपका जो ऑर्बिटल है, द ऑर्बिटल विच कम्स इन फ्रंट ऑफ द लिगैंड will always go at higher energy level and another orbitals will go at lower energy level। आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से the orbitals which are in direction of approaching ligand, जो भी डी ऑर्बिटल अप्रोचिंग लिगैंड्स के डायरेक्शन में प्रेजेंट है, द ऑर्बिटल्स विच आर इन डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग लिगैंड्स will go at higher energy level, The orbitals which are in direction of approaching ligand will go at higher energy level, and the orbitals which are away from ligand will go at lower energy level, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। फिर उसके बाद का जो पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद का पॉइंट ऐसा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो इट डिस्टेबलाइजेस द कॉम्प्लेक्स, अगर हाइयर एनर्जी लेवल पे जाता है तो इट स्टेबलाइजेस द कॉम्प्लेक्स। अपन एक सिंपल सा पॉइंट बोलेंगे, अगर आपका लिगैंड लोअर एनर्जी लेवल पे जाता है तो इट स्टेबलाइजेस द कॉम्प्लेक्स, और अगर हाइयर लेवल पे जाता है तो इट विल डिस्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन गोज इन लोअर एनर्जी लेवल it stabilizes complex and vice versa लिख सकते हैं आप, stabilizes complex and vice versa। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगैंड CFT में दिया गया है, कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा लिगैंड वीक फील्ड है, हम उसकी सीरीज भी देखेंगे। दैट सीरीज विल बी कॉल्ड ए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द सीरीज ऑफ लिगैंड्स in which ligands are arranged in decreasing order of their energy, the series of ligands in which ligands are arranged in decreasing order of their energy are called as spectrochemical series, is called as spectrochemical series। spectrochemical series एक ऐसे टाइप की सीरीज है जिसमें लिगैंड्स उनके एनर्जी के बेसिस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज किए गए हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन गोज इन लोअर एनर्जी लेवल, इसके पोस्टुलेट में द इलेक्ट्रॉन इफ गोज इन लोअर एनर्जी लेवल स्टेबलाइजेस द कॉम्प्लेक्स, एंड इफ इट गोज इन हायर एनर्जी लेवल इट इज गोइंग टू डिस्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स। अब पॉइंट ऐसा कि कब लोअर एनर्जी में जाएगा, कब हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। इफ द ligand has more crystal field energy,
एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। प्लीज नोट डाउन, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो। इफ द लिगैंड हैज मोर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, CFE बोल रहा मैं, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। अगर आपके लिगैंड के पास CFE ज़्यादा है एज कंपेयर टू द पेयरिंग एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन विल गो इन लोअर एनर्जी लेवल, and if the CFE is less than pairing energy, then electron will go in higher energy level. अभी लोअर एनर्जी लेवल क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल क्या होता है, वो समझने के लिए सबसे पहले हमारे को समझने की कोशिश करना पड़ेगी द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स व्हेन वी कंसिडर स्टडी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हम दो टाइप की कॉम्प्लेक्स समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो टाइप है दैट इज ऑक्टाहेड्रल, सेकेंड हम करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जनरल से पॉस्टुलेट है, पॉस्टुलेट का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। ये सेलेंट फीचर बोल सकते हैं अब इसको, या पॉस्टुलेट बोल सकते हैं। अब सेलेंट फीचर और पॉस्टुलेट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अब जो पॉइंट है आगे का वो समझने की कोशिश करो। अब जो हम पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अब टॉपिक लिखो, स्टडी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑन बेसिस ऑफ CFT। स्टडी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑन बेसिस ऑफ CFT। CFT के बेसिस पे हमको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स समझना है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्टडी बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मैं एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स निकाल देता हूँ। ठीक है, सपोज वी हैव सेंट्रल मेटल, दीज आर 4 लिगैंड्स एंड इन ऑल टोटल मैंने 6 लिगैंड निकाल दिया है यहाँ पे। देयर आर 6 लिगैंड्स, 4 आर इन प्लेन, स्क्वायर प्लेनार, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे टोटल 6 लिगैंड्स है सेंट्रल मेटल को बॉन्डेड। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑन बेसिस ऑफ CFT। अब CFT का बेसिस समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरेट होते हैं, होते हैं तो हमेशा याद रखो ये जो है दिस इज x एक्सिस, सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ठीक है, तो आपके जो लिगैंड्स है, लिगैंड अप्रोच है, सबसे पहला बेसिक पॉइंट समझने की कोशिश करो। जब भी आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है, व्हेनेवर योर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज जनरेटेड, लिगैंड्स approaches central metal along the axis। आपके जितने भी लिगैंड्स है दे विल अप्रोच सेंट्रल मेटल अलोंग द एक्सिस, या फिर आप ऐसा बोल सकते द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग लिगैंड विल बी अलोंग द एक्सिस। कौन सी एक्सिस? एक्स, वाई और जेड एक्सिस। सबसे पहला पॉइंट, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी ऑक्टाहेड्रन जब भी तैयार होता है तो लिगैंड की आने की डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि जैसे लिगैंड एक्सिस के सामने आएगा, सपोज दिस इज द एक्सिस, अब हमारा लिगैंड इस डायरेक्शन में एक्सिस के डायरेक्शन के थ्रू सेंट्रल मेटल के पास पहुंच रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सिस पे उसको क्या मिलेगा? ऑर्बिटल्स। अब हमारे पास में 2 टाइप के डी ऑर्बिटल है, एक होते एक्सियल और दूसरे होते प्लेनार। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका जो लिगैंड का डायरेक्शन है इट इज अलोंग द एक्सिस। तो आपके जो लिगैंड्स है, लिगैंड्स के सामने कौन से डी ऑर्बिटल आएंगे, एक्सियल वाले या प्लेनार? ऑब्वियसली एक्सियल वाले। तो हम सेकेंड पॉइंट ये बोलेंगे dx2y2 ऑर्बिटल एंड dz2 ऑर्बिटल्स, dx2y2 and dz2 orbitals are in
डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग लिगेंड्स। इनकमिंग लिगेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेन चीज़ है समझने लायक। सबसे पहला पॉइंट कि आपका जो लिगेंड है ऑक्टाहेड्रन जब भी बनता है तो उसकी आने की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है, ये प्रूव्ड है। whenever the ligand approaches the central metal in an octahedral complex, this is the central metal in an octahedral complex, तो ligand की जो डायरेक्शन है इनकमिंग ligand की वो अलोंग द एक्सिस होती है। अब जब ligand सेंट्रल मेटल को अप्रोच कर रहा अलोंग द एक्सिस, तो एक्सिस पे उसको किसका सामना करना पड़ेगा? ऑब्वियसली डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल का। लिगेंड का जो डायरेक्शन है इनकमिंग लिगेंड का अलोंग द एक्सिस है, इसलिए लिगेंड के सामने डी एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर और डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल बिल्कुल रहेंगे। एज द लिगेंड्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डी एक्स स्क्वेयर जेड वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल आर सेम, तो क्या होगा? आपके जो डी ऑर्बिटल है उनकी डी जनरसी खत्म हो जाएगी। डी जनरसी खत्म होने के बाद ये जो ऑर्बिटल्स है दे विल मूव टू अ हायर एनर्जी लेवल, और दूसरे वाले जो है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये और इसके बाद का रहेगा। इसके बाद का जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज हम बोलेंगे एज डायरेक्शन ऑफ डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर आर सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग लिगेंड एज दैट ऑफ लिगेंड लिख दे रहा मैं शॉर्टकट में। एज द डायरेक्शन ऑफ डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर आर same as that of direction of incoming ligand, the axial orbitals go to higher energy level। अब एक्चुअल में इसका स्प्लिटिंग कैसा होता है वो ध्यान से देखो। अब सबसे पहले तो पॉइंट ये समझना है कि आपके डी ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5 में से कितने टाइप है? 2, एक होते हैं एक्सियल, दूसरे होते हैं प्लेनार। अब आपका लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा, एज द लिगेंड इज अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस, तो उसके सामने कौन से ऑर्बिटल आ रहे? कौन से वाले? एक्सियल वाले। CFT का जो पॉस्टुलेट है उसका बोलना ये है कि अगर सपोज आपका लिगेंड कोई ऑर्बिटल के सामने आता है तो ऑर्बिटल जो लिगेंड के सामने आता है उसको वो हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचा देता है, और आपका जो डी ऑर्बिटल है उसकी डी जनरसी खत्म हो जाती है। तो एक्चुअल में स्प्लिटिंग कैसे हो गई वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको स्प्लिटिंग बता रहा, अभी जो हमने पूरा पॉइंट पढ़े तो पूरा पॉइंट हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ही बेसिस पे फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड में हमारे को समझना रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखो हाउ स्प्लिटिंग ऑकर्स, और ये थ्योरी को 2 बार 3 बार आप पढ़ो तो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। सबसे पहले हम ऐसे बोलेंगे, आपके पास 5 डी ऑर्बिटल्स है, ये 5 डी ऑर्बिटल डी जनरेट है सेंट्रल मेटल के। डी जनरेट मतलब ऑल हैव सेम एनर्जी। अब क्या हो रहा, आपके ऑर्बिटल के पास लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, या सेंट्रल मेटल के पास लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। दिस इज ग्राउंड स्टेट। GS का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट। सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल्स ग्राउंड स्टेट पे है। जब आपके लिगेंड थोड़े नज़दीक आएंगे तो आपका सेंट्रल मेटल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट। द डीजनरेट ऑर्बिटल्स रिमेन डीजनरेट इन एक्साइटेड स्टेट। अभी स्प्लिटिंग हुई नहीं है। पहले हमारा सेंट्रल मेटल, उनके 5 ऑर्बिटल डीजनरेट है। अब हमारा सेंट्रल मेटल सपोज यहाँ है और धीरे धीरे लिगेंड नज़दीक आ रहा है,
तो लिगैंड जैसे जैसे नज़दीक आएगा आपका एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा डी ऑर्बिटल्स का। अब लिगैंड जब पूरे मेटल के ऑर्बिटल्स के नज़दीक आ जाएगा तो आपके डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट। ठीक है, ये जो रहेगी दिस विल बी बेस लाइन, ये आपकी बेस लाइन रहेगी। आपके जो ऑर्बिटल से 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे, एक रहेगा हाइयर एनर्जी लेवल और दूसरा रहेगा लोअर एनर्जी लेवल। तो कौन सा वाला ऑर्बिटल हाइयर एनर्जी लेवल पे जाएगा? हम ऐसे एक सिंपल सा पार्ट कंसिडर करेंगे कि आपके लिगैंड के डायरेक्शन के सामने जो ऑर्बिटल्स आए दे विल गो टू अ हाइयर एनर्जी लेवल। तो आपके dx² y² और dz² जो है ये लिगैंड के डायरेक्शन में थे, तो ये 2 ऑर्बिटल्स आपके हाइयर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। ये जो dx² y² और dz² ऑर्बिटल्स है इनको हम Eg ऑर्बिटल्स बोलेंगे। कौन सा ऑर्बिटल बोलेंगे? Eg ऑर्बिटल, जिनका नाम Eg रहेगा। पढ़ने का पॉइंट Eg ही रहेगा। दे आर कॉल्ड एज Eg ऑर्बिटल्स। और आपके बाकी के जो प्लेनर ऑर्बिटल्स है कौन कौन से? dxy, dyz, dxz ऑर्बिटल्स ये लोअर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे और इनका नाम रहेगा T2g ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स? T2g। तो dx² y² dz² ऑर्बिटल विल बी कॉल्ड Eg एंड dxy dyz dxz विल बी कॉल्ड T2g ऑर्बिटल्स। अब इन दोनों के बीच की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको हम CFSE बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर आपका कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी लेवल पे जाता है, वैसे इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, जैसे ये भरेंगे तब हाइयर एनर्जी लेवल पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारा अबो प्रिंसिपल होता है, सिमिलर प्रिंसिपल यहाँ पे भी यूज़ करेंगे हम। मैं आपको इलेक्ट्रॉन की फीलिंग बिल्कुल बताऊंगा कैसे होगी। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाता है तो इट विल बी एट हाइयर एनर्जी लेवल। हाइयर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो इट इज गोइंग टू डिस्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स, और लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो वैल्यू है इसको हम 10dq कंसिडर करते हैं। इसको 10dq बोल सकते हैं आप, या फिर 10 डेल्टा O भी इसको बोला जाता है। O मतलब ऑक्टाहेड्रल। CFSE जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये जो एनर्जी गैप है इसको न्यूमेरिकली हम रिलेट कर सकते 10dq और डेल्टा 10 डेल्टा O का मतलब ऑक्टाहेड्रल रहेगा। इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ दिस विल बी 0.6 डेल्टा O या 6 डेल्टा O, इसकी 0.4 डेल्टा O विथ नेगेटिव साइन। ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन। फ्रैक्शनली भी आप बोल सकते इट इज 3/5 और ये जो रहेगा इट इज 2/5 विथ नेगेटिव साइन। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वैल्यूज भी पूछी जाती है, इसकी प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे। अब ये जो है दिस इज एक्चुअल स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब आपका ये सेंट्रल मेटल एज इट इज था पहले, लिगेंड नज़दीक आया तो एक्साइटेड हो गया। अभी भी सबकी एनर्जी सेम है, इसका मतलब ये डीजनरेट है। बट जैसे लिगेंड आ गया तो आपके जो ऑर्बिटल्स लिगेंड के एग्जैक्ट सामने आ रहे थे उनका स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगा, उनको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। उसको हम ये रिप्रेजेंट करेंगे dx² y² एंड dz²। और जो दूसरे वाले ऑर्बिटल है उनको हम dxy yz xz को T2g ऑर्बिटल बोलेंगे। ये लोअर Eg वाले ऊपर पे रहेंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाउ द एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा लोअर एनर्जी लेवल पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जाएगा लोअर में, तीसरा भी जाएगा लोअर एनर्जी लेवल में। बट जो आपका फोर्थ इनकमिंग लिगेंड है, फोर्थ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी,
पहले इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, दूसरा भी नीचे, तीसरा भी नीचे। द फोर्थ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन नीचे जाना चाहिए या ऊपर, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ लिगैंड पे। किस पे? टाइप ऑफ लिगैंड। अगर आपके लिगैंड की CFSE डेल्टा O हम कंसिडर करेंगे, इसकी वैल्यू अगर पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, व्हाट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी? द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर कॉजिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने की जो एनर्जी है उसको हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अगर आपका लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और अगर उसकी ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो पेयरिंग एनर्जी से अगर ज़्यादा है, तो आपका लिगैंड नीचे जाएगा और पेयरिंग कर देगा। क्या कर देगा? पेयरिंग। और ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्यों? स्पिन कम हो गई, इसको हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इफ द डेल्टा O वैल्यू इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो आपका इलेक्ट्रॉन नीचे के ऑर्बिटल में जाएगा, T2G में जाएगा और उसकी पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? उसकी पेयरिंग। और ये पेयरिंग को हम बोलेंगे कौन सा वाला? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर आपके डेल्टा O की वैल्यू छोटी है पेयरिंग एनर्जी से, तो आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएगा और ऊपर जाने के बाद में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ध्यान रखो, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा जाएगा T2G4 EG0। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछे जाते हैं। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो उसका भी पूछा जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा T2G3 EG1। तो अलग अलग टाइप के आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है रिलेटेड टू CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आपको याद रखने के रिलेटेड पॉइंट ये, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में EG ऊपर होता है और T2G नीचे होता है। EG में डिस्टेबलाइज होता है कॉम्प्लेक्स और T2G में स्टेबलाइज होता है। जब भी आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है और लिगैंड अगर आपका स्ट्रांग है, स्ट्रांग फील्ड है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। और अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो ऑब्वियसली ऊपर चले जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाता है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन ऑक्टाहेड्रल के लिए। हम डिस्क्रिप्शन टेट्राहेड्रल का भी देखेंगे। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के डिस्कशन के बाद हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिसके बेसिस पे आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करते आए। ठीक है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसके एप्लीकेशन पार्ट अभी और बाकी है। तो अभी तक का जो पॉइंट होगा वो आप लिख के रखो। और ये टिपिकल है, ये जो CFT का पार्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टिपिकल। ये वीडियो को 2 बार देखो और इसके जब तक क्वेश्चंस नहीं होंगे तब तक कुछ ना कुछ आपको डाउट आएगा। तो नीड नॉट टू वरी, हमारा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट प्लस इसके क्वेश्चंस लेने के बाद में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। टॉपिक बहुत बड़ा है, अभी आधा ही हुआ है टॉपिक और आगे आधा पार्ट बाकी है। तो थोड़ा पेशेंस रख के ये टॉपिक को हमारे को कंप्लीट करके समझना है। ठीक है, चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।